तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी जब नए आईपीओ आते हैं तो उसके ऊपर लगातार हम लोग चर्चा करते हैं और उसका बारीकी से विश्लेषण आपके लिए लाते हैं। लेकिन इस बार हम एक खास कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे। कंपनी का नाम है धूत ट्रांसमिशन और मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको इस आईपीओ के बारे में देता हूँ, कंपनी के बारे में दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप धूत ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है कंपनी बनाती है, जो कि गाड़ियों में बिजली और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जोड़ने का काम करती है। डेट्स आपके सामने इंपॉर्टेंट है, आज सेकंड डे है यहाँ पर। और प्राइस बैंड आपके सामने 829 से लेकर 871 के आसपास है। एक लॉट में 17 शेयर्स होंगे। इसके अलावा इशू आपको देखिए, फ्रेश इशू में जो नंबर है वो 1400 करोड़ का निकल के आता है। टोटल इशू साइज जो है वो 3000 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल साफ तौर पे आपको एक अच्छा जंप जो है, चाहे आप कमाई में देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, एबिटा में देखिए, वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल धूत साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं धूत ट्रांसमिशन के। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा सर, हमारे दर्शकों को बताइए सर, समझाइए बेहद आसान भाषा में कि आपका पूरा बिजनेस मॉडल है क्या। तो थैंक यू हर्ष जी। मैं राहुल धूत, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर धूत ट्रांसमिशन। ये कंपनी मैंने 25 साल पहले शुरू की थी और हम लोग ऑटोमोटिव के पार्ट्स बनाते हैं। वी फोकस मेनली ऑन द टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सेगमेंट। इसके अलावा हम लोग कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे सेगमेंट्स और बाकी चीज़ें भी बनाते हैं, पर हम मेनली टू व्हीलर सेगमेंट और थ्री व्हीलर सेगमेंट के अंदर हम लोग एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मार्केट है उसमें एक प्राइम शेयर रखते हैं हम लोग। सो हम वायरिंग हार्नेसेस बनाते हैं, जैसे एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ता है। वायरिंग हार्नेस जो होती है व्हीकल के जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल एग्रीगेट्स होते हैं उनको जोड़ती है। सो हम वायरिंग हार्नेसेस बनाते हैं और वायरिंग हार्नेसेस से पीछे में कनेक्शन सिस्टम्स, केबल जो होती है वो बनाते हैं, या जो फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, कंट्रोलर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। कहीं कहीं अब जो ईवी आया है इसके लिए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हम उसमें भी हैं, और ईवी बैटरी असेंबलीज भी करते हैं। तो ये हम लोगों का एक बेसिक पूरा एरिया है जिसमें हम लोग फंक्शन करते हैं। चलिए, तो सर ने बहुत क्लैरिटी से समझाया। अच्छा सर, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ मैं, कंपनी की कमाई कैसे बढ़ती है सर? मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ बिकने से बढ़ती है या फिर जितने ज़्यादा फीचर्स और वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से होता है? सर देखिए, ऐसा है, कंपनी की जो भी ग्रोथ होती है ना, उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी के पास कोई स्ट्रेटेजी हो करने की। जी। हम लोग एक क्लियर स्ट्रेटेजी से काम करते हैं जिसमें कंटेंट पर व्हीकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम्म। हमने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ वायरिंग हार्नेस बनाते थे। फिर जब एमिशन नॉर्म्स चेंज हुआ और इंडिया में BS6 आया तो हमने खुद को वायरिंग हार्नेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से वायरिंग हार्नेस सिस्टम मैन्युफैक्चरर बनाया। और जब ईवी शुरू हुई इंडिया में तो हम लोग पूरे अक्रॉस द पावर ट्रेन चले गए। तो जो हमारा पहले BS4 के अंदर एक X कंटेंट हुआ था, उससे थोड़ा बढ़ के 3X हुआ, उससे थोड़ा बढ़कर 9X हुआ। तो कंटेंट हम बढ़ाते चले जाते हैं, उसके अंदर हम लोगों का बिजनेस मॉडल है जो बढ़ते रहता है। ठीक है सर। तो सर अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप देखना हो, समझाना हो हमारे दर्शकों को सर, वो किस तरीके से है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका कहाँ से आता है? हम लोगों का जो है 77% रेवेन्यू जो है वायरिंग हार्नेस से आता है और 23% रेवेन्यू जो है वो नॉन वायरिंग हार्नेस से आता है। हम लोग ने जो भी ग्रोथ की है इसी तरीके की ग्रोथ हम आशा करते रहें, लेकिन हमारे हिसाब से नॉन वायरिंग हार्नेस जो है आज से कुछ सालों में 31% तक चले जाएगा और 69% तक हम कोशिश करेंगे कि वायरिंग हार्नेस को लेके आ जाए। जी सर, ईवी में भी आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है सर, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और सर आने वाले 3 से 5 सालों में आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ? सो ईवी के अंदर आज करीबन हम लोग की कंपनी की जो पूरी रेवेन्यू है करीबन 25% आज हम ईवी का ही काम करते हैं, और मैं समझता हूँ अगले 2-3 सालों में हम लोग इसको 35% तक बढ़ा देंगे। ठीक है। सर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की बात करें या फिर थ्री व्हीलर की बात करें, जो वायरिंग हार्नेस की आपने बात करी, यहाँ पे मार्केट शेयर करीब 70% है उसके आसपास आपका। इस लीडरशिप को अगले 3 से 5 साल तक बनाए रखने के लिए सर आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहेगी? सर देखिए, हर कंपनी के पास में, हर कस्टमर के पास में हमेशा 2 सप्लायर्स होते हैं। हम्म। सो ऐसा नहीं है कि हमको कोई प्रीमियम प्राइस मिलता है या कुछ। अल्टीमेटली कोई भी कस्टमर को
क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी और डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है। और भाग्यतापूर्ण हमारे जो सारे कस्टमर्स हैं, ये सारे कस्टमर्स बहुत एथिकल कस्टमर्स हैं। अगर इनके लिए आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, अगर आप इनके लिए जो काम करते हो, इसके साथ में लॉन्ग टर्म जुड़ते हो, तो जब तक आप कुछ गलती नहीं करते हो, आइदर क्वालिटी पे, कॉस्ट, डिलीवरी या डिज़ाइन पे, तब तक मैं नहीं समझता कि कस्टमर्स आपके पास से बिज़नेस निकालने की सोचते हैं। जी। अच्छा सर, क्योंकि हम सब जानते हैं बेन कैपिटल जो है वो बैक है, कंपनी को बैक कर रहा है यहाँ पर। सर वो अपनी हिस्सेदारी बिक्री की जो बात निकल कर आ रही है, और उसके बाद कंपनी का कितना मार्केट जो हम लोग देखें, कितना शेयर आपका रह जाएगा सर? हम लोग 40 रह जाएँगे, बेन कैपिटल 42 रह जाएगा। ओके। अगले 4-5 सालों में हम तो 40 पे ही रहेंगे या थोड़े बहुत बढ़ जाएँगे, लेकिन बेन कैपिटल जो है वो 42 से करते हुए कम होते चले जाएगा। और अगले 5-6 सालों में बेन कैपिटल निकल जाएगा और हम रह जाएँगे। ठीक है सर, तो फिर आगे के हिसाब से, हालांकि ये बहुत शॉर्ट होगा समय सर बोलना है उस हिसाब से, लेकिन आगे क्या आप लोग जो है फिर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखेंगे? इस तरह के आपके विचार रहेंगे सर आगे? ये देखिए, मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा इंटेंट है क्या, तो हाँ, इंटेंट ज़रूर है। हम्म। बाकी सब चीज़ों पे बिलीव करता है, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो डिपेंड करती हैं, जिसके कारण आप कर सकते हो, बट मेरा इंटेंट ज़रूर रहेगा। ठीक है सर। एक और सवाल सर है यहाँ पर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सर आपकी। तो उन इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कब से मीनिंगफुल होता हुआ दिखेगा? देखिए, हम कैपेसिटी एक्सपांशन पिछले 3-4 सालों से करते जा रहे हैं, और हम लोग 75% कैपेसिटी पे चलते हैं। हम्म। और ये 75% कैपेसिटी के ऊपर हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, बिकॉज़ हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, ये साल के अंदर 4-5 महीना जब सीज़न टाइम आता है, तो इनका 30-40% ये लोग बढ़ाते हैं। अगर हम आज 75% नहीं रखेंगे, तो आगे कर नहीं पाएँगे। उस हिसाब से हम पीक कैपेसिटी पे चल रहे हैं। दूसरा, हमारा जो मेन प्राइम फोकस रहता है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, मैं समझता हूँ ये पूरे जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, ये वर्ल्ड मार्केट को भी डिक्टेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए बनाते हैं। हम इंडिया के लिए बनाते हैं यहाँ पे हमारे कस्टमर्स, लेकिन दुनिया के लिए बेचते हैं। और उस हिसाब से मैं समझता हूँ काफी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। आज अगर हम अगर देखते हैं, तो आज हम सिर्फ 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास पे बैठे हैं, लेकिन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। काफी यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। बच्चे हैं जो हर साल कॉलेज जाते हैं, इन लोगों को बाइक्स लगती है। अगर आप कंसंट्रेशन देखें, तो आज इंडिया के अंदर 147 व्हीकल्स पर 1000 कस्टमर्स के पास टू व्हीलर्स हैं। इसी को अगर आप इंडोनेशिया से कंपेयर करें, तो 359 है। मैं समझता हूँ बहुत स्कोप बाकी है, जिस कारण से मैं देखता हूँ कि चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने कंसंट्रेशन की बात की, बल्कि मेरा अगला सवाल भी यही था सर, कि क्या आपका मानना है कि आने वाले सालों में आप कस्टमर कंसंट्रेशन को थोड़ा सा कम करने और खासतौर पर नए ओईएम्स को जोड़ने को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, पहला चीज तो मेरा, मैं नहीं समझता कि हमारे पास कस्टमर कंसंट्रेशन है, हमारा सेक्टर कंसंट्रेशन है। क्योंकि अगर आप मेरा कस्टमर्स देखेंगे, तो मेरे टॉप 5 कस्टमर्स इस मार्केट का 69% कमांड करते हैं, और मेरा उनसे 70% रेवेन्यू आता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में कंसंट्रेशन है, जिसमें मैं बहुत ग्रोथ देखता हूं। इसके अलावा मैं जरूर से, हम लोग फोर व्हीलर के अंदर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग एक अभी इजरायली कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है, उसके अंदर बढ़ाएंगे, जो कि एडास रिलेटेड है। और हम लोगों का बहुत क्लियर है कि ये आईपीओ के बाद में हम डेट फ्री तो हो ही जाएंगे, और 900,000 करोड़ के करीब अमाउंट रहेगा, जो हमारे पास एक वॉर चेस्ट करके बना रहेगा। तो कहीं भी हमको अगर कहीं ऑप्शंस लगते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर्स हो, चाहे वो टेक्निकल कोलैबोरेशंस हो, या कुछ एक्विजिशन करना हो, हम हर चीज के अंदर देखेंगे। हमारे पास जो सारे लोग हैं, काफी काबिलियत है हमारे यहाँ पे, और हम कंटिन्यूसली इंजीनियरिंग फोकस कर रहे हैं और बढ़ाते रहने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, वही मेरा ये सवाल था कि इन्वेस्टमेंट को लेके क्या आगे के जो है आपका पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। आखिरी सवाल सर रहेगा मेरे पास आपके लिए सर, ये कि आने वाले 3 से 5 सालों में सर किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ा ड्राइवर किसको आप मानते हैं, किसको आप देखते हैं यहाँ पर, आगे की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं? सर, आने वाले 4-5 साल जो हैं, हमारा कोशिश ये रहेगा दैट जिस तरीके से हम ग्रोथ करते आए हैं, उस तरीके से करते रहें।
इंडिया लुक्स टू बी इन अ वेरी गुड स्टेट। हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं और ख़ास करके जो ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आप इंडिया की जितनी भी ऑटोकॉम कंपनीज़ हैं, जो हमारे पीयर्स हैं आज जो काम कर रहे हैं, दे हैव आल्सो डन सच अ गुड जॉब कि इंडिया को बड़ा रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन दिया है वर्ल्ड मैप पे और उस कारण से सारे लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो एक तो इंडिया के लिए जो बढ़ेंगे, वो बनेंगे, उसके बाद में जो कस्टमर बाहर के लिए बनाते हैं, उनको देंगे और बाहर भी जो देने का सोच रखेंगे, कहीं अगर बाहर सप्लाई करने की, एक्वायर करने की, तो वो भी करेंगे। ये सारे ही जो फ्रंटियर्स हैं हम खोलेंगे एंड वी विल सी दैट इफ वी कैन एक्सप्लोड इनटू ग्रोथ, वी वुड लाइक टू डू दैट। बिल्कुल राहुल सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और हम लोगों की ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप आईपीओ ला रहे हैं और ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे ही भविष्य में आप भी वेल्थ क्रिएट करें, आपके निवेशक भी वेल्थ क्रिएट करें। हम लोगों की तो थैंक सर यू यही सो है। मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए।